हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास 6 की बुक गुड विद ग्रामर का चैप्टर नंबर 5 के बारे में बताएंगे। चैप्टर का नाम है वर्ब, क्रिया। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे कि वर्ब का डिफिनेशन क्या होता है। इस बुक में लिखा हुआ है, अ वर्ब इज ए वर्ड दैट शो एन एक्शन, फिजिकल और मेंटल, an occurrence or a state of being. Almost every sentence has a verb. कह रहा है कि क्रिया वह शब्द होता है जो किसी कार्य को दिखाता है। वह कार्य हमारा शारीरिक अथवा मानसिक दोनों हो सकता है, अथवा दशा बताता है, अवस्था। और कह रहा है कि लगभग सभी सेंटेंस में वर्ब होता है, क्योंकि सेंटेंस बिना वर्ब का नहीं होता। सेंटेंस में दो चीज़ों का होना अनिवार्य है, सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब इज इक्वल टू सेंटेंस। सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का होना अनिवार्य है, उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस हैज ए वर्ब। लगभग प्रत्येक वाक्यों में एक क्रिया होती है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और प्रत्येक एग्जाम्पल्स में जिस वर्ड को कलर में दिया गया है वो सभी वर्ड हमारे वर्ब हैं। जैसे पहले में स्वयं, सेकंड में विल ग्रो, तीसरे में इज, चौथे में इज डांसिंग और पांचवें में है इज थिंकिंग। और ब्रैकेट में दिया गया है कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे फिजिकल एक्शन है, कहाँ पे मेंटल है, कहाँ पे अवस्था बता रहा है, इसके बारे में ब्रैकेट में दिया गया है। फिर आगे लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार। वैसे तो वर्ब कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल वर्ब, जिसको हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं, और दूसरा यहाँ पे लिखा गया है ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। उसके बाद यहाँ पर डिफिनेशन है, प्रिंसिपल वर्ब्स आर कंटेंट आर लेक्सिकल वर्ब्स बिकॉज दे हैव ए डिफिनेबल मीनिंग। दे आर आल्सो नोन एज मेन वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को ही मेन वर्ब कहते हैं। दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन इन सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, प्ले, रीड, सिंग, गो, स्विम। ये सभी वर्ड हमारे मेन वर्ब हैं। इसी को हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, मुख्य क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प प्रिंसिपल वर्ब टू चेंज देयर टेंस, वॉइस और मोड। That is why they are called helping verb also। इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, सहायक क्रिया। ये अपने सब्जेक्ट की सहायता करते हैं। और इससे क्या होता है, टेंस का पता लगता है। सहायक क्रिया जो होती है उससे हम लोग को टेंस का पता लगता है कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस में है। अगर इज आया है तो हमें बताता है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर उसी के स्थान पे हम वाज या वर का यूज़ कर लें सेंटेंस में कर्ता के अकॉर्डिंग, तो हमें बताता है कि ये प्रेजेंट में नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस में है। तो सहायक क्रिया जो होती है वो टेंस के बारे में हम लोग को जानकारी देता है। आगे लिखा हुआ, देयर आर द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। सहायक क्रियाएं दो तरीके की होती हैं। यहाँ पे दिया है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। पहला यहाँ पे दिया फार्मा बी,
फॉर्म ऑफ बी के अंतर्गत 5 सहायक क्रियाएं आती हैं, इज, आर, एम, वाज, वर। सेकंड यहाँ लिखा है फॉर्म ऑफ हैव के रूप में हैज, हैव, हैड। और तीसरा यहाँ पे फॉर्म ऑफ डू के अंतर्गत डू, डज, डिड। इनकी संख्या टोटल 11 है। प्राइमरी एग्रीज वर्ब की जो सहायक क्रियाओं की संख्या है वो 11 है। एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ ही हैज गॉन टू द मार्केट, वह बाजार जा चुका है। यहाँ पे हैज सहायक क्रिया है, गॉन हमारा मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। नीचे लिखा हुआ है इन दिस सेंटेंस द एग्रीज वर्ब हैज हेल्प द मेन वर्ब गो टू फॉर्म द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यह सेंटेंस बता रहा है कि इस वाक्य में यहाँ पे जो सहायक क्रिया है वो हैज है, जो अपने मुख्य क्रिया की सहायता करती गो, और सहायता करने पे उस सहायक क्रिया के अकॉर्डिंग मुख्य क्रिया बदल गई, जिससे कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। अगर यहाँ पे हैज ना होता तो गॉन की कोई ज़रूरत नहीं थी। हैज के कारण ही यहाँ पे गॉन का यूज किया गया है, क्योंकि फॉर्म ऑफ हैव में इन सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। हैज, हैव, हैड, इन तीनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इज, एम, आर, वाज और वर्ब के साथ मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म यूज होता है, जिसको हम लोग V4 कहते हैं। चाहे हम आईएनजी फॉर्म बोलें या V4। और नीचे डू, डज, डिड, इन सभी के साथ V1 का यूज होता है। इसी तरीके से इसीलिए हैज के साथ V3 का यूज किया गया है। गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, गो, वेंट, गॉन, इसलिए यहाँ पे गॉन आया। फिर आगे लिखा हुआ है मॉडल एग्रीज वर्ब विद सूचक सहायक क्रियाएं। यहाँ पे विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, etc और भी हैं। इनकी संख्या 24 होती है, इनकी संख्या 13 होती है। प्राइमरी की 11, मॉडल की 13। प्राइमरी की 11, मॉडल की 13, टोटल संख्या 24 होती है सहायक क्रियाओं की। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, और कलर में जो वर्ड है वो हमारा मॉडल एग्रीज वर्ब है विद सूचक सहायक क्रिया है कैन, मे आर, माइट और शुड। अब इसका फर्स्ट एक्सरसाइज है सेंटेंस करा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज अंडरलाइन द मेन वर्ब एंड सर्कल द एग्रीज वर्ब। प्रत्येक सेंटेंस में सहायक क्रिया को हमें सर्कल करना है और मुख्य क्रिया को अंडरलाइन करना है। पहले हम सहायक क्रिया को सर्कल कर लें, क्योंकि सहायक क्रिया सेंटेंस में पहले होता है, मुख्य क्रिया बाद में। यहाँ पे इसको हम सर्कल कर लेंगे। इज सहायक क्रिया, दूसरे में डिड सहायक क्रिया, तीसरे में डू सहायक क्रिया, और चौथे में यहाँ पर आर है सहायक क्रिया, पांचवें में डज है, नेक्स्ट यहाँ पे हैज है, और लास्ट यहाँ पर है कैन। जिनको भी हमने सर्कल किया है ये सभी हमारी सहायक क्रियाएं हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि इन सभी सेंटेंस में कैन हमारा मॉडल एग्रीज वर्ब है और शेष सभी हमारे प्राइमरी एग्रीज वर्ब हैं। सेकंड एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अभी हमें बताना इसमें पहले सेंटेंस में, पहले एक्सरसाइज में मेन वर्ब के बारे में, जिसको हमें अंडरलाइन करना है, तो हम अंडरलाइन भी कर देते हैं। यहाँ पर सिंगिंग हमारा मेन वर्ब, वांट मेन वर्ब, नो मेन वर्ब, सपोर्ट मेन वर्ब, नो मेन वर्ब, चेंज्ड मेन वर्ब है, और इसमें सेव
ये सभी जिनको भी हमने अंडरलाइन किया है, ये सभी हमारे जो है मुख्य क्रियाएं हैं। अब सेकंड एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। सभी सेंटेंस को पूरा करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है सही सहायक क्रियाओं का यूज करके। पहला सेंटेंस सब्जेक्ट आई है, तो यहाँ पे हम एम का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे नाउन ना होता तो यहाँ पे हम वाज का भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आई एम फीलिंग हंग्री नाउ, मुझे अब भूख लग रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम। तो पहले सेंटेंस में हम लोग एम फिल करेंगे, आई एम फीलिंग हंग्री नाउ। सेकंड में विल यू बी एट द पार्टी, क्या आप पार्टी में होंगे, तो यहाँ पे सेंस के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया विल का यूज करेंगे। तीसरे में ही इज लिविंग, यहाँ पे इज आएगा। चौथे में हाउ मच डज अ मूवी टिकट कास्ट, टिकट का कास्ट कितना होता है, कितना है, तो यहाँ पे हम डज का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अ मूवी टिकट के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है डज। माई फादर एंड हिज ब्रदर, यहाँ पर कंपाउंड सब्जेक्ट है, तो कंपाउंड सब्जेक्ट में हम यहाँ पे आर का यूज करेंगे, क्योंकि बहुवचन करता है। चिल्ड्रेन भी हमारा बहुवचन है, यहाँ पर भी हम आर का ही यूज करेंगे। द चिल्ड्रेन आर डांसिंग टू म्यूजिक व्हेन वी रीड, सॉरी यहाँ पर हम चिल्ड्रेन के अकॉर्डिंग बहुवचन क्रिया सहायक क्रिया का ही यूज करेंगे, लेकिन आर का यूज नहीं, यहाँ पे हम वर का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लास जो हमारा है वो पास्ट में है, तो हम प्रिंसिपल क्लास को भी पास्ट में कर रखेंगे, तभी सेंटेंस का अर्थ आएगा। द चिल्ड्रेन वर डांसिंग टू म्यूजिक, बच्चे म्यूजिक पर डांस कर रहे थे। व्हेन वी रीच्ड, जब हम पहुँचे, इसलिए यहाँ पर हम वर का यूज करेंगे। देखते हैं जी में क्या आता है। यहाँ पे लास्ट वीक है जो पास्ट शो करता है, तो यहाँ पे हम डिड का यूज करेंगे। डिड यू सी मिसेज मेहता एट द पार्टी लास्ट वीक, क्या आपने श्रीमती मेहता को पिछले सप्ताह पार्टी में देखा। इस तरीके से यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज सेकंड भी। अब तीसरा एक्सरसाइज है, आइडेंटिफाई द मेन वर्ब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट वेदर इट द ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो यहाँ पे हमें मेन वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद हमें बताना है कि क्रिया हमारा सकर्मक है कि अकर्मक, क्योंकि ट्रांजिटिव मीन्स होता है सकर्मक क्रिया। अगर क्रिया के साथ कोई कर्म आया है तो सकर्मक क्रिया हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब जिसे कहते हैं। और यदि क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं आया है उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, अकर्मक क्रिया। तो पहले हम मेन वर्ब को अंडरलाइन कर लेते हैं, हालांकि इसमें अंडरलाइन करने के लिए नहीं बोला है, फिर भी हम आइडेंटिफाई करने के पर्पज से यहाँ पे इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। पहला सेंटेंस यहाँ पे कांट फिनिश, अंडरलाइन करेंगे फिनिश को। सेकंड है रेज योर हैंड इफ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज, यहाँ पे रेज हमारा जो है मेन वर्ब है। यू विल हैव टू कीप द इंजर्ड लिम्ब एलिवेटेड, तो यहाँ पर भी हमारा मेन वर्ब विल हैव टू कीप मेन वर्ब है, यहाँ पर है जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। उसके बाद सी कुडंट स्लीप, कुड नॉट स्लीप, तो स्लीप यहाँ पर हमारा मेन वर्ब। स्टार्टेड मेन वर्ब, आस्क मेन वर्ब और हियर
इनको भी हमने अंडरलाइन किया, ये सभी हमारे मेन वर्ब हैं। अब हमें देखना है कि ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, तो अंडरलाइन तो हमने कर दिया है। फिनिश के बाद दिस वर्क है, जो कि इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, इसलिए हम कह सकते हैं कि फिनिश हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पर हम टी लिख देते हैं, टी फॉर ट्रांजिटिव। सेकंड यहाँ पर है रेज और हैव, इसमें दो मेन वर्ब है, एक हैव भी था यहाँ पे, यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज, ये दोनों वर्ब हमारे हैं, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन आया हैव के बाद, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। और रेज के बाद योर हैंड है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो हमने आपको बताया कि जो जो वर्ब अपने साथ कर्म लेकर आता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो दोनों ही हमारे ट्रांजिटिव वर्ब है, तो यहाँ पे हम टी लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है कीप, कीप के बाद द इंजर्ड लिम्ब है, तो इसको भी हम ट्रांजिटिव वर्ब ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर द इंजर्ड लिम्ब हमारा ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, जो कीप क्रिया के साथ आया है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्लीप, स्लीप हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, तो यहाँ पे हम आई लिखते हैं, आई एन। आई एन से आप लोग जान लेंगे कि इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया। स्टार्टेड, स्टार्टेड द बेबी है जस्ट स्टार्टेड टू क्राउल, तो यहाँ पर टू क्राउल, रेंगना, रेंगना जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है, टी लिखेंगे इसके लिए भी। आस्क है, यू ऑब्जेक्ट है, यह भी ट्रांजिटिव है, टी लिखेंगे। और हियर के बाद माई फ्रेंड, आई डिड नॉट हियर माई फ्रेंड कॉलिंग मी, तो यह हियर भी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसमें केवल डी नंबर का जो क्वेश्चन है, डी नंबर का जो सेंटेंस है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, स्लीप, और सभी हमारे ट्रांजिटिव वर्ब है। चौथा एक्सरसाइज है आइडेंटिफाई फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। प्रत्येक सेंटेंस में हमें देखना है कि कौन सा वर्ब हमारा फाइनाइट है और कौन सा नॉन फाइनाइट। तो चलिए देखते हैं। फाइनाइट को हम अंडरलाइन करते हैं। दिस टॉय कॉट टेक्स, तो यहाँ पर टेक्स हमारा फाइनाइट वर्ब है, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया, ये फाइनाइट वर्ब है। सेकंड है द क्लॉक स्ट्रक 5 एज वी लेफ्ट फॉर आवर हाइक, इसमें भी दो वर्ब हैं और दोनों ही फाइनाइट हैं, क्योंकि दो सेंटेंस है। सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो सेंटेंस दो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्लॉक के अकॉर्डिंग स्ट्रक है जो कि फाइनाइट, यहाँ पर बी के बाद लेफ्ट है फाइनाइट। तीसरा यहाँ है डिक्शनरीज हेल्प चिल्ड्रेन टू लर्न द मीनिंग एंड यूजेज ऑफ वर्ड्स, तो यहाँ पर हेल्प, हेल्प हमारा जो है फाइनाइट वर्ब है। डिक्शनरीज हेल्प चिल्ड्रेन, डिक्शनरी जो है बच्चों की सहायता करती हैं टू लर्न सीखने के लिए, द मीनिंग एंड यूज ऑफ वर्ड्स, शब्दों का अर्थ क्या होता है, उनका यूज कैसे होता है, इसके बारे में डिक्शनरी हम लोग की सहायता करती है। इस तरीके से यहाँ पे हेल्प हमारा फाइनाइट वर्ब है, बट यहाँ पे टू लर्न है जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो इसको हम टिक कर देते हैं। टू लर्न को आप लोग जान लीजिएगा कि यह हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। जिस क्रिया से पहले टू आया हो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, उसको हम इन्फिनिटिव टू बोलते हैं। डी की अगर हम बात करें तो बी टू टीच आवर स्टूडेंट हाउ टू ऑर्गेनाइज दियर टाइम, इसमें भी दो वर्ब है। टीच हमारा फाइनाइट वर्ब और टू ऑर्गेनाइज यह हमारा टिक करते इसको नॉन फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट आई सा हिम कमिंग टू द स्कूल गेट, इसमें भी दो वर्ब है, एक है सा, ये हमारा फाइनाइट, कमिंग नॉन फाइनाइट, इसको हम टिक करते हैं। एफ की बात करें द क्राउड डिमांडेड, यह हमारा फाइनाइट वर्ब है। और टू स्पीक यह हमारा नॉन फाइनाइट है। लास्ट है सी वांडर्ड फ्रॉम रूम टू रूम,
वह कमरे से में भटकती रही, एक कमरे से दूसरे कमरे में। नॉट श्योर ऑफ व्हाट्स यू आर लुकिंग फॉर, ये निश्चिंत नहीं था कि वह क्या ढूंढ रही है। तो यहाँ पर वांडर्ड भटकना होता है, जिसका अर्थ यह हमारा फाइनाइट वर्ब है। और लुकिंग फॉर की अगर हम बात करें तो यह हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। सी वार लुकिंग फॉर नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसको हम टिक कर लेते हैं। इस तरीके से एक्सरसाइज नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो 5वें की क्वेश्चन कह रहा है अंडरलाइन द मेन वर्ब एंड द सर्कल द हेल्पिंग वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस एक्सरसाइज को, इस तरीके की एक्सरसाइज को हम पहले भी कर चुके हैं इसी चैप्टर में, और यहाँ पर हमें फिर से करना है। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, तो पहले हेल्पिंग वर्ब को हम अंडरलाइन करते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शुड है, दूसरे में माइट है, तीसरे में हैव है, चौथे में आर है, पांचवें में भी आर है, छठवें में वुड है, सातवें में इज है, और लास्ट में डज है। जिनको भी हमने अंडरलाइन किया ये सभी हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। और इसके बाद जो वर्ड आ रहा है वो मेन वर्ब है, उसको हम टिक करते हैं। कंप्लीट हमारा मेन वर्ब, रैन मेन वर्ब, सीन मेन वर्ब, मूविंग मेन वर्ब, थिंकिंग मेन वर्ब, लाइक मेन वर्ब, वर्किंग मेन वर्ब, और वांट मेन वर्ब। तो जिसको भी हमने टिक किया वो सभी हमारे मुख्य क्रिया हैं, और जिनको भी हमने अंडरलाइन किया है वो सभी हमारे सहायक क्रियाएं हैं। 60वां एक्सरसाइज, underline the one verb in each sentence and choose the correct option. In case of transitive verb, write the object also. यहाँ पे हमें देखना है कि वर्ब कौन सा है। पहला सेंटेंस है when he reached nobody was there to welcome him। जब वह पहुंचा कोई भी उसका स्वागत करने के लिए वहां पर नहीं था। तो पहले हमें बताना है इसमें वर्ब कौन सा है। तो यहाँ पे है when he reached, यह हमारा वर्ब है, मुख्य क्रिया हमारा है। अब हमें बताना है कि ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव। तो यह इंट्रांजिटिव है, टिक करेंगे, इसको हम टिक कर लेते हैं। और रीच्ड को हम यहाँ पर लिख लेंगे दिए गए स्थान पर, अगर ऑब्जेक्ट है तो इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब होगा तभी ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट होगा तभी ट्रांजिटिव वर्ब होगा, तभी हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे सेकंड है, कह रहा आई बॉट न्यू शूज सो डैट आई कैन रन फास्टर। मैंने नए जूते खरीदे सो डैट, ताकि आई कैन रन फास्टर, मैं तेजी से दौड़ सकूं। तो यहाँ पर बॉट हमारा जो है एक ये मेन वर्ब है, इसको हमने अंडरलाइन किया, और इसका ऑब्जेक्ट है न्यू शूज। मैंने खरीदा, क्या खरीदा, नए जूते खरीदा। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको हम यहाँ पर टिक करेंगे। और न्यू शूज हमारा ऑब्जेक्ट है, जिसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर न्यू शूज को लिख लेंगे, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को भी लिखना है। तो न्यू शूज को आप यहाँ लिखेंगे। तीसरा, द चिल्ड्रेन लाफ्ड सो मच डैट टीयर्स केम आउट ऑफ दियर आईज। बच्चे हंसे, बहुत ज़्यादा हंसे, डैट ईयर्स केम आउट ऑफ दियर आईज, उनकी आंखों से आंसू आ गए। तो यहाँ पर हमें बताना है कि लाफ्ड और केम ये सभी हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। ये भी हमारा मुख्य क्रिया है और केम भी हमारा मेन वर्ब है, और ये दोनों हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए यह स्थान खाली रहेगा। जहाँ जहाँ पर भी इंट्रांजिटिव वर्ब हैं वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में खाली रहेगा, उसको हम खाली रखेंगे। अगला है सी लिसन्स टू म्यूजिक टू हेल्प हर फॉर ए स्लीप। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा वर्ब हमारा मेन वर्ब है। इसमें लिसन्स हमारा जो है मेन वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब।
द बेबी स्लीपिंग सो डोंट मेक अ नॉइज। इसमें हमें बताना है कि कौन सा वर्ड हमारा मेन वर्ब है। तो स्लीपिंग हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये मेन वर्ब हमारा है जो कि इंट्रांजिटिव है, तो इस पे हम इंट्रांजिटिव पे टिक कर देंगे। यफ की बात अगर हम करें तो द बॉय टर्न ऑफ ऑल द लाइट्स एंड वेंट टू स्लीप। तो यहाँ पे टर्न ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब है, मेन वर्ब हमारा है, और इन्होंने ऑफ कर दिया क्या, ऑल द लाइट्स, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब है। इस पर हम टिक करेंगे और ऑल द लाइट्स को हम यहाँ पर लिखेंगे और ये सब खाली रहेगा। When I go to bed, I like to think about my day। इसमें भी हमें बताना है कि वर्ब कौन सा वर्ब हमारा मेन वर्ब है। तो यहाँ पर क्रिया हमारी गो है जो कि इंट्रांजिटिव है, टिक करेंगे इसको इंट्रांजिटिव पर और इसको हम खाली रखेंगे। शी पुट्स ऑन हर रेनकोट। यहाँ पर पुट्स ऑन हमारा जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, मेन वर्ब हमारा है जो कि इसके साथ एक ऑब्जेक्ट आया है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब, इस पर टिक करेंगे और रैन कोट, हर रैन कोट को यहाँ पर लिख लेंगे। एक्सरसाइज नंबर 7वां क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द इन्फिनेटिव्स, जिरंड एंड पार्टिसिपल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक इन्फिनेटिव्स होता है जो क्रिया के पहले टू आया रहता है, जिसको हम पहले ही अभी आपको बता चुके हैं। उसके बाद जिरंड का होता है जिसमें आईएनजी फॉर्म लगा रहता है, नाउन का काम करता है और नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। उसके बाद पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल जो है 3 तरीके के होते हैं, तो ये भी हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब ही होता है। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा वर्ड हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट में नाम भी बताना है कि वो इन्फिनेटिव्स है, जिरंड है और पार्टिसिपल है। तो इन्फिनेटिव को पहचानना आसान है, जिस क्रिया के पहले टू लगा हो वो इन्फिनेटिव्स होता है। दिक्कत थोड़ा सा जिरंड और पार्टिसिपल में होगा, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे। पहला सेंटेंस, आई कॉट हिम क्लाइंबिंग द वॉल अराउंड माई हाउस। मैंने उसे पकड़ लिया दीवार पर चढ़ते हुए। मैंने उसे पकड़ लिया क्लाइंबिंग द वॉल, दीवार पर चढ़ते हुए, अराउंड माई हाउस, अपने घर के पास। तो यहाँ पर हमें बताना है क्लाइंबिंग क्या है। ये तो नॉन फाइनाइट वर्ब है तो क्लियर है। अभी इन्फिनेटिव तो हो नहीं सकता है क्योंकि इसके पहले टू नहीं है। अभी जिरंड हो सकता है या पार्टिसिपल हो सकता है, तो ये पार्टिसिपल होगा क्योंकि एडजेक्टिव का काम करता है। पार्टिसिपल जो हमारा होता है एडजेक्टिव का काम करता है, इसलिए हम लिखेंगे इसको पार्टिसिपल। यहाँ पर पी लिख देंगे, पी फॉर पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट वर्ब में पार्टिसिपल है। सेकंड यहाँ पर है डू यू फील लाइक गोइंग टू द क्लब। क्या आप जाना पसंद करेंगे। यहाँ पर गोइंग है, इसमें भी आईएनजी फॉर्म लगा है, बट ये हमारा जिरंड है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लाइक के बाद आया हुआ है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यह हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है जिरंड, जी लिखेंगे। उसके बाद इसमें आगे लिखा हुआ है स्टे। स्टे हमारा इंफिनेटिव है। सी की बात करें, आई विश माई फ्रिज वुड स्टॉप मेकिंग दैट हॉरिबल नॉइज। यहाँ पर स्टॉप, सॉरी, यहाँ पर मेकिंग, यह हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, यहाँ पर हम जी लिखेंगे, जिरंड है ये। उसके बाद टू कम, ये हमारा इंफिनेटिव है, यहाँ पर हम नॉन फाइनाइट वर्ब, इसके लिए हम आई लिखेंगे। स्टैंडिंग, ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, पार्टिसिपल है, इसके लिए हम पी लिखेंगे। आई डिड नॉट नो हाउ टू गेट, इंफिनेटिव है ये, आई लिखेंगे इसके लिए, नॉन फाइनाइट वर्ब आई। और आगे है टू आस्क, यह भी हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसको भी हम आई लिखेंगे, इंफिनेटिव।
पीटर यूज टू लाइक सिटिंग बिसाइड द रेलवे लाइन एंड वाचिंग द ट्रेन्स गो बाई। अब यहाँ पे सिटिंग और वाचिंग, एक सिटिंग है, दूसरा यहाँ पे वाचिंग है, ये दोनों ही हमारे जिरंड हैं, जी लिखेंगे दोनों में। नॉन फाइनाइट वर्ब। The snow kept falling and we grew tired of trying to keep our front porch clean। यहाँ पे falling, falling हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब पार्टिसिपल है। trying जिरंड है, जी लिखेंगे। to keep इंफिनिटिव है, आई लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे वॉकिंग है और हियरिंग है, ये दोनों हमारे जिरंड है, यहाँ पर हम जी लिखेंगे। उसके बाद बीटिंग पार्टिसिपल है, यहाँ पर पी लिखेंगे। इस तरीके से नॉन फाइनाइट वर्ब को हमने आपको बता दिया कि कौन कौन सा वर्ड हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है और नॉन फाइनाइट में कौन से हैं, इंफिनिटिव है, जिरंड है, आर पार्टिसिपल, तो उसको हमने हिंट कर दिया है। अब इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज, रीड द सेंटेंस एंड फाइंड द एरर इन ईच लाइन, राइट द करेक्ट वर्ब। हमें यहाँ पर गलती ढूंढना है और गलती को सुधारना भी है। तो एरर हमको देखना पहला कौन सा है, रूबीना विशेष फॉर अ फेरी गॉड मदर सॉल्व लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा, इसको हम लिखेंगे टू सॉल्व। एरर है, ये हमारा एरर है, इसको हम लिखेंगे टू सॉल्व, SOLVE, टू सॉल्व हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट यहाँ पे आगे है ऑल हर प्रॉब्लम द टीचर हु वर, यहाँ पे वर लिखा है जो कि टीचर के अकॉर्डिंग आना चाहिए, तो यहाँ पे वर नहीं वाज होगा, वाज का यूज करेंगे। आगे काइंड लेडी एक्सप्लेन दैट द शी शुड ट्राइड, यहाँ पे ट्राइड दिया है, यहाँ पे ट्राइड नहीं होगा क्योंकि इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, शुड है, शुड के अकॉर्डिंग ट्राई होना चाहिए। यहाँ पे हम ट्राई लिखेंगे TRY ट्राई, क्योंकि जितने मॉडल होते हैं सबके साथ फर्स्ट फॉर्म। बिकम कैपेबल एनफ टू सॉल्विंग, गलत है, टू सॉल्विंग नहीं होगा, टू सॉल्व होगा, ये गलत है, टू सॉल्विंग नहीं होता है, टू सॉल्व होना चाहिए। SOLVE टू सॉल्व, इंफिनिटिव वर्ब नॉन फाइनाइट। प्रॉब्लम आर हर ओन, रूबीना फीलिंग ग्रेटफुल, यहाँ पर फीलिंग है, फील्स होना चाहिए क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में जाएगा सेंटेंस, फीलिंग है यहाँ पर, तो फीलिंग नहीं, यहाँ पर हम फील्स लिखेंगे जो कि प्रेजेंट टेंस में बनेगा, ये फील्स लिखेंगे। लास्ट यहाँ पर है फॉर दिस वैल्यूएबल लेसन थैंक यू सेंग रूबीना, सेंग नहीं होगा, यहाँ पे सेज होगा, रूबीना कहती है, तो सेंग हमारा एरर में आएगा और इसका करेक्शन करके हम लिखेंगे सेज। इस तरीके से चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।